हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 1 जून की बन रही सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, जो हम क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने कब पुराने झंडे को अनौपचारिक मान्यता दी? तो इसका सही उत्तर है 31 मई। 31 मई 1921 को कांग्रेस ने अपने झंडे को अनौपचारिक मान्यता दी। ठीक है दोस्तों, जो ये लाइन आप देख रहे हैं लाइन से, यह है इंडिया के मैप। किस किस तरीके से सुधार हुआ, किस किस वर्ष हुआ, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। यह है 1921, यह है 1931, यह है 1947। ठीक है दोस्तों, झंडे जिन्होंने बनाए उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया भारत के फ्लैग मैन के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि फ्लैग मैन के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो झंडा बनाया गया था उसमें हरा और लाल कलर डाला गया था। जब वेंकैया जब गए थे गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने उन्हें सफ़ेद और चरखा ऐड करने की सलाह दी थी। ठीक है, उसके बाद चलते चलते संविधान सभा जब बनी हमारी, तो संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हमारा जो झंडा है, वो जो हमारा पार्टी का झंडा है, मतलब जो कांग्रेस का पार्टी का झंडा बनाया जा रहा था, उसमें कुछ बदलाव कर उसे भारत का झंडा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि हम झंडों की बात करते हैं, तो झंडों में हमारे भारतीय झंडे में किस तरीके से फहराना है, कब फहराना है, कैसे रखना है, ये सब बातें लिखी गई हैं। सबसे पहला फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में के अनुसार कि मतलब कि झंडे को कब फहराना है, कब नहीं, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रिवेंशन ऑफ इंसुलेट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। दोस्तों, इसके तहत झंडे को किस तरीके से रखना है, उसका अपमान ना हो, ये सब बातें इन दोनों मतलब इसमें दर्ज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार ने किसको टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल शुरू किया? इसका सही उत्तर है सशस्त्र बल के लिए ओपीडी पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं सशस्त्र बल क्या होते हैं। दोस्तों, देश में 2 प्रकार की सेनाएं होती हैं। एक सेना जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, जैसे सेना हमारी भारतीय सेना। ठीक है, और दूसरी सेनाएं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली फोर्स को जैसे कि आपने ये नीचे देख रहे हैं, ये सभी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, जिसमें असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन तरीके से एनएसजी, ये सब आते हैं। दोस्तों, एक एक करके इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है दोस्तों, बीएसएफ का है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, सीआरपीएफ। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे एसएसबी की बात कर लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, उसके बाद आता है आईटीबीपी, मतलब होता है इंडो तिब्बतीय बॉर्डर पुलिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यदि बात करें कि इनका कार्य के बारे में, तो चलिए इनके कार्य के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनएसजी है वो स्पेशल कार्यों के लिए प्रयोग किए जाती है। असम राइफल जो है वो सेना का ही एक हिस्सा है। इस बार या आने वाले समय में इसे सेना में शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा बात आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो सीआईएसएफ है वो भारत में एयरपोर्ट की रक्षा करती है। ठीक है, सीआईएसएफ। सीआरपीएफ जो होती है वो आंतरिक अशांति को दूर करने के लिए कार्य करती है। बीएसएफ आपका पाकिस्तान
पाकिस्तान हो गया ये एरिया, और बांग्लादेश का एरिया। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश का एरिया कवर करती है। ठीक है, इनकी बाउंड्रीज को सिक्योर करती है। आईटीबीपी चीन से लगी जो भी सीमाएं होती हैं वो देखती है। ठीक है, और एसएसबी जो है वो म्यांमार की सीमाएं, और म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, और नेपाल हो गया, इनकी सीमा से लगे हुए जो भी भारतीय के स्टेट हैं उनकी रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य ने CSR गतिविधियों आकांक्षा पर एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक ने एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी जो है बेंगलुरु है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो भी बेंगलुरु है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की सरकार जो है कर्नाटक सरकार है। राज्यपाल हैं वो हैं आपका वजुभाई वाला। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं BS येदियुरप्पा जो कि भाजपा के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं इसके अतिरिक्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और एक और बात दोस्तों, जो कर्नाटक है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था रखता है। यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। दोस्तों, हमारे भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, सबसे पहला है कर्नाटक, उसके बाद है उत्तर प्रदेश जहाँ पर द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, बिहार, जम्मू कश्मीर के बाद है आपका आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये मैप पुराना है तो मैप में आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं दिखाया गया है। ये है विभाजन, ये है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया है तो इसमें से शायद इसमें कुछ परिवर्तन हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI की रिपोर्ट इकोरेप के अनुसार 2020-21 की चौथी तिमाही में देश की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो इसका सही उत्तर है 1.3%। 1.3% GDP दर बढ़ने की संभावना है SBI इकोरैप के तहत। ठीक है दोस्तों, इकोरैप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिलर्मो लासो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला गया है? तो इसका सही उत्तर है इक्वेडोर के राष्ट्रपति के रूप में गिलर्मो लासो का नियुक्ति हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये संभालेंगे यहाँ इक्वेडोर की राष्ट्रपति का पद। ठीक है दोस्तों, यदि हमने इक्वाडोर की बात की है तो आइए एक बार मैप में जाकर इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैप में चलते हैं और ये है आपका, मैं इक्वाडोर टाइप कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम इक्वाडोर में जा रहे हैं। इस जो इक्वाडोर है इसकी लोकेशन देखिए, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके पूर्व और दक्षिण में पेरू है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पेरू। और उसी तरीके से उत्तर में इसका कोलंबिया है। ठीक है, ये जैसे ये देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है इसका मैप। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने स्लाइड में चलते हैं और इसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी भी ले लेते हैं। इक्वाडोर, यहाँ की सबसे बड़ा नगर जो है वो गुआयाकिल है। यहाँ की जो भाषा है स्पेनिश है। ठीक है दोस्तों, निवासी इक्वाडोरियन है और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति गणराज्य है, राष्ट्रपति गणराज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार 2021 के विजेता का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका AB गुरवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, इसके माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका
डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मर्चेंट स्टेट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों आईसीआई बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं संस्था है। ठीक है दोस्तों, पहले इसका पुराना नाम वो था भारत औद्योगिकी ऋण और निवेश निगम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की। इसके बारे में अतिरिक्त जो तथ्य हैं वो ये हैं, बैंक वित्तीय सेवा से संबंधित है। स्थापना इसकी 5 जनवरी 1994 में हुई। मुख्यालय इसका जो पंजीकृत कार्यालय है वो इसका गुजरात में है और जो कारपोलर कार्यालय है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोविड-19 से जुड़ा 3D फॉर्मूला किस राज्य में हिट हुआ? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3D फॉर्मूला हिट हुआ है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी जो राजधानी है, इसके राजधानी और सबसे बड़ा जो नगर है, शहर है, लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल है वह आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्य नारायण है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद है। ठीक है, मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक आपके सामने हमने ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है आपका CNR राव को। ठीक है, CN राव को 2020 के एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे। भारत के सरकारी स्कूल में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई। दोस्तों ये खबरों में इसीलिए है क्योंकि मोदी सरकार इसके तहत 11.8 करोड़ रुपए बच्चों को वित्तीय सहायता देने जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिड डे मील से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। मिड डे मील भारत सरकार द्वारा एक संचालित योजना है। इस योजना का लक्ष्य सरकार प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का पोषण युक्त भोजन और उनके माता पिता को बच्चों की स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।